Okay, so we will now we will start with the surgery. फर्स्टली वी विल डू दी जनरल सर्जरी. ठीक है, मतलब ब्रेस्ट वाला एक वीडियो हो चुकी है हमारी. अब है जनरल सर्जरी. सबसे पहले है नर्व इंजरीज. ठीक है, ब्रेस्ट सर्जरी में एक्जिला क्लियरेंस जब करते हैं तो कौन सी नर्व इंजर हो सकती है एक्जिला क्लियर करते वक्त? इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व. ठीक है, दैट इज़ T2. अगर थायराइड सर्जरी है तो हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व तो इंजर हो ही सकती है. सुपीरियर लेरेंजियल नर्व में एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व जो इसका जो एक पार्ट है एक्सटर्नल वो इंजर हो सकता है. इंटरनल लेरेंजियल नर्व डजेंट गेट इंजर्ड इन दी थायराइड सर्जरी. तो इंटरनल लेरेंजियल नर्व थायराइड सर्जरी में इफेक्ट नहीं होएगी. कौन सी नर्व इंजर होएगी? रिकरेंट और उसमें सुपीरियर की एक्सटर्नल ब्रांच. ठीक है, ये जो इंटरनल लैरेंजियल नर्व है क्यों नहीं इंजर होती? बिकॉज इंटरनल लैरेंजियल नर्व इज इंजर्ड इन पायरिफॉर्म फोसा. वहाँ पे होती है ये, मतलब इसमें नहीं होती, पायरिफॉर्म फोसा में होती है. और एक और नर्व कौन सी हो सकती है? एंसस सर्वाइकैलिस कैन ऑल्सो गेट इंजर्ड. अब जब हम थायराइड सर्जरी करते हैं तो ये हमारे पास होती है सुपीरियर लैरेंजियल नर्व, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व. ठीक है, इसके बाद इसके साथ सुपीरियर थायराइड वेन और इंटरनल थायराइड वेन कुछ ऐसा सा है. तो इस पे बोला है इंटरनली इन्फीरियर. बोथ द सुपीरियर एंड इन्फीरियर जो है दे आर लाइगेटेड क्लोज टू द कैप्सूल. ठीक है, ये क्लोज टू द कैप्सूल लाइगेट होता है, लाइगेटेड क्लोज टू द कैप्सूल टू अवॉइड इंजरीज. एज इट ऑल्सो सप्लाइज दी जो ये वाली है इंटरनल थोरेसिक वेन. हाँ, थायराइड के पास ये सुपीरियर थोरेसिक वेन और इन्फीरियर थोरेसिक वेन ये सब होंगे ना. तो एज इट ऑल्सो सप्लाइज दी पैराथायराइड एंड थाइमस, सो लाइगेटेड क्लोज टू अवॉइड देयर इंजरी एंड इस्कीमिया. ठीक है, तो इसलिए क्लोज टू कैप्सूल ही इसको लाइगेट करना है. देन इसके साथ ये भी कर लेते हैं, मैंने भी बताया था इंटरकोस्टोब्रेकियल T2 है ना. तो इसके साथ हम डर्मेटोम्स कर लेते हैं. डर्मेटोम्स में क्या याद रखना है कि एपेक्स ऑफ एक्जिला सबसे पहले स्टार्ट होता है. ठीक है, एपेक्स ऑफ एक्जिला 2 होता है. देन निपल्स 2 होते हैं, पर अब 2 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा. एपेक्स ऑफ एक्जिला T2, निपल्स T4. जिफॉइड प्रोसेस जो है 6 में X आता है, सो जिफॉइड प्रोसेस जो है वो T6 हो जाएगा. देन अम्बलाइकस में अम्बलाइकस गोल होता है तो उसमें आ जाएगा 10. ठीक है, तो T10 इज अम्बलाइकस. इंग्वाइनल लिगामेंट इज T12. अगर अम्बलाइकस का डर्माटोम पूछें तो T10 होता है. अगर इसका वर्टिब्रल लेवल पूछें तो L3 होता है. सो T2 इज एपेक्स ऑफ एक्जिला, T4 निपल्स, T6 जिफॉइड प्रोसेस, T10 अम्बलाइकस, T12 इंग्वाइनल लिगामेंट. ठीक है, सो क्या कर रहे थे हम? T2 apex of axilla, T4 nipples, T6 xiphoid process, T10 umbilicus, vertebral level L3 and T12 inguinal ligament. Then एक और चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा बताती हूँ कि फेस में सारा का सारा जो फेस है वो ट्राइजेमिनल नर्व से सप्लाइड होता है. ठीक है, सेंसरी सप्लाई. लेकिन सिर्फ और सिर्फ शेविंग एंगल एक ऐसा एरिया है फेस में दैट इज सप्लाइड बाय द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व. सो शेविंग एंगल ओनली पार्ट ऑफ द फेस, नॉट सप्लाइड बाय ट्राइजेमिनल. It is supplied by greater auricular nerve C2 C3. अब जब पैराटाइड सर्जरी होती है तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले डेविएशन ऑफ एंगल, सो दैट इज मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व. ठीक है, मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व इज 7th की ब्रांच, फेशियल की ब्रांच. देन अगर डेविएशन ऑफ एंगल हो गया तो मार्जिनल मैंडिबुलर. एनेस्थीजिया अगर हो गया तो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व C2 C3. फ्रेज सिंड्रोम अगर हो गया तो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व. इसमें क्या हो जाता है? फ्रेज में गस्टेटरी स्वेटिंग हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक मिक्स हो जाएंगे. गस्टेटरी स्वेटिंग, फ्रेज, ऑरिकुलर टेम्पोरल. ठीक है, पैरोटिड में क्या क्या याद रखना है? डेविएशन अगर हो गया तो मतलब मार्जिन में चले गए एंगल, ऐसे याद रखो, तो मार्जिनल मैंडिबुलर. एनेस्थीजिया हो गया तो ग्रेट ऑरिकुलर. फ्रेज हो गया तो ऑरिकुलर टेम्पोरल, गस्टेटरी स्वेटिंग. सब मैंडिबुलर सर्जरी अगर है, ये तो पैरोटिड सर्जरी होगी. सब मैंडिबुलर सर्जरी में क्या है? इसमें भी मार्जिनल मैंडिबुलर. सब मैंडिबुलर भी ग्लैंड मार्जिन में पड़ा होता है, सो मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व. अब सब मैंडिबुलर इंजरी ड्यू टू
साइलोलिथियासिस सर्जरी या वाटर डक्ट इन्वॉल्वमेंट, तो लिंगुअल नर्व मतलब वैसे तो सब मैंडिबुलर अगर पूछा तो मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व भी बोलना है, पर अगर साइलोलिथियासिस मतलब उसमें स्टोन्स की वजह से है या फिर उसके डक्ट में वाटर डक्ट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कुछ हुआ है तो क्या होगा, लिंगुअल नर्व। ठीक है, ये याद रखना, हाइपोग्लॉसल कैन नॉट बी इंजर्ड, हाइपोग्लॉसल नहीं इंजर हो रही, इसमें क्या हो रही है मार्जिनल मैंडिबुलर, इसमें हो रही है लिंगुअल। देन हर्निया सर्जरी। ठीक है, हर्निया सर्जरी में इफ़ देयर इज़ लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर लेटरल थाई, तो ऑब्वियसली क्या अफेक्ट हुआ है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई इन द ट्रायंगल ऑफ पेन। ठीक है, मोस्ट कॉमन नर्व इंजर ये होती है इन लैप्रोस्कोपिक हर्निया। लैप हर्निया में लेटरल क्यूटेनियस, लेटरल थाई सेंसेशन गई, LLL। देन लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर सुप्रा प्यूबिक रीजन अगर हो गया तो कौन सी इन्वॉल्व हो रही है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। ठीक है, मैश एंट्रैपमेंट अगर हो जाती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन इंजर्ड होती है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक इन रदरफोर्ड इंसिशन, अपेंडिक्स में भी। ठीक है, अपेंडिक्स में भी अगर होती है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, सुपरा प्यूबिक रीजन की भी सेंसेशन इससे आ रही है और मैश एंट्रैपमेंट से भी, मैश एंट्रैपमेंट से भी हो रही है। देन लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर रूट ऑफ पेनिस अगर हो जाए तो इलियो इंग्वाइनल, ये इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इंग्वाइनल, ये मोस्ट कॉमन इंजर्ड होती है इन ओपन हर्निया रिपेयर, ओपन में रूट ऑफ पेनिस, इलियो इंग्वाइनल। देन लॉस ऑफ क्रीमास्ट्रिक रिफ्लेक्स, दैट इज जेनिटोफेमोरल नर्व, बोथ एफरेंट एंड इफरेंट ऑफ रिफ्लेक्स। ठीक है, जेनिटोफेमोरल, एफरेंट भी जाएंगे, इफरेंट भी जाएंगे। तो ये हो गया लिटरल थाई, लिटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, लैप्रोस्कोपिक हर्निया, सुप्रा प्यूबिक इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, मैश एंट्रैपमेंट, रूट ऑफ पेनिस, इलियो इंग्वाइनल, ओपन हर्निया रिपेयर, क्रीमास्टिक रिफ्लेक्स, जेनिटोफेमोरल, बोथ डिफरेंट। देन थाइमेक्टमी, थाइमेक्टमी अगर करते हैं तो फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्व होती है। रेक्टल कैंसर सर्जरीज में अब क्या होता है, इसमें हम इन रेक्टल कैंसर सर्जरी में IMA की लाइगेशन करते हैं। ठीक है, सो इस पे क्या हो जाता है, दो चीज़ें याद रखनी है हमने, शूट और पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस अगर इन्वॉल्व हो जाए तो फिर सिंपैथेटिक फाइबर्स जाएंगे तो क्या होएगा, रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन। तो सिंपैथेटिक सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है, सिंपैथेटिक पार्ट गया तो शूट याद रखना है, शूट से क्या रखना है, रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन। देन पेल्विक डिसेक्शन अगर करेंगे तो नर्वी एरिजेंटस। ठीक है, इसमें पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जाएगी विच लीड्स टू इम्पोटेंस, तो पॉइंट याद रखना है इम्पोटेंस से, पैरासिम्पैथेटिक से पॉइंट इम्पोटेंस, दैट इज पेल्विक डायसेक्शन में नर्वी एरिजेंटस। सो पॉइंट एंड शूट, ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। इरेक्टल कैंसर में इमालाइगेशन, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक, सिंपैथेटिक, pelvic nervi एरिजेंटस, पैरासिम्पैथेटिक, लीड्स टू इम्पोटेंस। यहाँ पे ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व की जो हमने बात की थी, दैट इज वी आर शोइंग दैट, ठीक है, ग्रेटर ऑरिकुलर वैसे तो ये मोस्टली ईयर को सप्लाई करेगा। ठीक है, ये लोब्यूल है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व यहाँ से जा रही है, इट सप्लाइज द शेविंग एंगल, सेंसरी सप्लाई, द ओनली पार्ट जो कि ट्राइजेमिनल से सप्लाई नहीं होता। देन नेक्स्ट सूचर्स। ठीक है, सूचर में क्या है, सबसे पहले जो नंबर 1 सूचर होता है वो थिकेस्ट होगा और जो नंबर 11 सूचर होगा वो फाइनेस्ट होगा। मतलब जितना ज़्यादा और उसके बाद यहाँ पे एक 0 भी लगाया देख, 11 0 सूचर, जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा फाइनेस्ट होगा सूचर। 1 इज़ थिकेस्ट, 11 फाइनेस्ट। सूचर्स 2 तरह के होते हैं, मोनोफिलामेंट एंड पॉलीफिलामेंट। ठीक है, पर मोनोफिलामेंट में क्या है कि वो एक तो वीक होंगे, एक ही फिलामेंट है उनमें, बट उनमें देयर इज़ लेसर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। पर अगर पॉलीफिलामेंट है, दे आर स्ट्रॉन्गर बट हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, 2 तरह के होते हैं मोनोफिलामेंट, पॉलीफिलामेंट बाद में बताऊँगी, पर वैसे बता दूँ कि देर आर 2 काइंड्स ऑफ सूचर्स, एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल। ठीक है, जो एब्जॉर्ब हो जाएंगे नहीं होंगे, और इन दोनों में भी फर्दर सिंथेटिक और नेचुरल, सिंथेटिक और नेचुरल। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं सिंथेटिक, एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक। ये सिंथेटिक
जो है ये हाइड्रोलाइसिस से वो करते हैं एक्ट, ठीक है। और नेचुरल जो है वो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से, क्योंकि इनमें और इसमें याद रखना है नेचुरल है तो इसमें टिश्यू रिएक्शन भी मैक्सिमम होता है। इनमें एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है, टिश्यू रिएक्शन भी मैक्सिमम होता है। सबसे पहले आ गया एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक। एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक में क्या क्या होएगा, मोनोक्रिल जिसे क्या बोलते हैं पॉलीग्लाइकापेरॉन, ठीक है। देन पीडीएस पॉलीडायक्सोनोन, ठीक है। देन विक्राइल जिसमें पॉलीगैलेक्टिन होगा। देन डेक्सॉन जिसमें पॉलीग्लाइकोलिक एसिड होगा, ठीक है। तो इसमें ये भी नाम याद होना चाहिए और पॉली वाला नाम भी याद होना चाहिए। तो मोनोक्रिल इज पॉलीग्लाइकापेरॉन, ये वाइट कलर का होता है मोनोक्रिल। ये जो बड़ा ही वो करते हैं कि भाई सूचर रिमूवल में कहते हैं हम खुद करेंगे इसका, क्योंकि इसमें सब क्यूटिकुलर सूचर्स लगे हुए हैं 30, ठीक है। तो इसमें सब क्यूटिकुलर सूचर लगते हैं जो कि कॉस्मेटिकली बेटर होते हैं। तो ये जो सूचर्स होते हैं ये वाइट कलर के होते हैं और 120 डेज के होते हैं, ठीक है, 2 महीने के लिए। देन पीडीएस इज पॉलीडायक्सोन, इसमें पीडीएस से याद रखना है पीजेएस, ये पैंक्रियाटिको जेजुनोस्टमी दैट इज विप्पल्स प्रोसीजर में यूज होता है, ठीक है। और पोर्ट साइट क्लोजन इन लैप्रोस्कोपी, ठीक है। पीडीएस पीजेएस इसका 180 डेज है। देन विक्राइल पॉलीगैलेक्टिन, इसमें क्या होगा, ये पर्पल मैंने क्यों मार्क किया है क्योंकि दिस इज विक्राइल वायलेट और पर्पल इन कलर, विक्राइल पॉलीगैलेक्टिन। ये 60 to 90 डेज के लिए। ये कहाँ यूज़ हो रहा है अब, इन बॉवल ब्लैडर सीबीडी, बेसिकली ये ट्यूबल स्ट्रक्चर्स में यूज़ हो रहा है, ठीक है। यूरेटर, फेलोपियन ट्यूब, बॉवल ब्लैडर सीबीडी, ये सब ट्यूब्स में यूज़ होता है विक्राइल वायलेट। इंक्रीज इन्फेक्शन रेट ब्रेडेड सूचर, चलो ठीक है जो भी है, मेन बात यही है कि विक्राइल जो है पर्पल कलर का है, वायलेट कलर का है और ये ट्यूब्स में यूज़ हो रहा है। देन डेक्सॉन पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, देर इज़ मैक्सिमम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन 90 डेज, ठीक है। डेक्सॉन जो है वो तो नाम से ही लग रहा है कि डेक्सॉन थोड़ा इविल सा है। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड याद रखना है कि डेक्सॉन का पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है। देर इज़ मैक्सिमम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन 90 डेज। सो 120 डेज, 180 डेज, 60 to 90 डेज, 90 डेज। वाइट कलर और इसका है पर्पल कलर, इनका बताया नहीं, ठीक है। मोनोक्रिल पॉलीग्लाइकापेरॉन, पीडीएस पीजेएस, विक्राइल ट्यूब्स, मोनोक्रिल सबक्यूटिकुलर सूचर के लिए था, डेक्सॉन, और ये बस इतना है कि ये इसमें यूज़ हो रहा है, मतलब इसमें मैक्सिमम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है। उसके बाद आगे एब्जॉर्बेबल में ये खुद ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, टाइम लाइन बता रखी है कि ये फिर कितने टाइम में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस से, ये एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से एब्जॉर्ब होते हैं। देन एब्जॉर्बेबल में नेचुरल में हमारे पास क्या आता है, कैट गट, इसका नाम कैट है पर ये कैट से नहीं आया है, शीप से आया है और इसका कलर क्या है, ब्राउन, ठीक है, ब्राउन कलर। शीप इलियल सबम्यूकोजा से आया है ये, और शीप है तो कौन उसको डिस्कवर करेगा, ऑब्वियसली हंटर, शीप को हंट करके, ठीक है। शीप इलियल सबम्यूकोजा discovered by hunter, stored in isopropyl alcohol, so it is stored in isopropyl alcohol। 60 days है इसका resorption time and it becomes 90 days if chromic catgut यूज़ होता है। तो अगर हम कैटगट में कॉपर डाल दें तो वो क्रोमिक कैटगट बन जाता है, फिर 90 डेज हो जाता है, अदरवाइज 60 डेज है। क्रोमिक कैटगट को हम कभी कहाँ यूज़ करते हैं, इन ट्यूबेक्टमी, ठीक है। सो क्रोमिक कैटगट इज़ यूज्ड इन ट्यूबेक्टमी। ये हो गया। सो एब्जॉर्बेबल में हमने कर लिए सिंथेटिक 4 एंड नेचुरल 1, मोनोक्रिल, पीडीएस, विक्राइल, डेक्सॉन, पॉलीग्लाइकोपेरॉन, पॉलीडायक्सोन, पॉलीगैलेक्टिन, पॉलीग्लाइकोलिक, देन कैटगट। नेक्स्ट इज नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स, ठीक है। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स भी आगे 2 टाइप के होंगे, सिंथेटिक और नेचुरल। सबसे पहले आगे सिंथेटिक। इन सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल में एक तो आता है कि नायलॉन, प्रोलीन, नोवाफिल, पॉलिएस्टर। नायलॉन पॉलीएमाइड, एथाइलॉन, ठीक है, नायलॉन को इथाइलॉन भी बोलते हैं, नायलॉन पॉलीमाइड, इथाइलॉन। इट इज़ यूज्ड इन, ये नॉन एब्जॉर्बेबल और सिंथेटिक है तो इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, टेंडन, नर्व रिपेयर, कैटरैक्ट। ये एक माइक्रो सर्जिकल सूचर है, न्यूरो सर्जरी में भी यूज़ होता है। सो नायलॉन पे क्वेश्चन आ सकता है।
टेंडन, नर्व रिपेयर, कैटरैक्ट, माइक्रोसर्जिकल सूचर, न्यूरोसर्जरी। देन प्रोलीन, प्रोलीन में क्या आएगा, पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है, नाम से यू कैन आइडेंटिफाई। ये नायलॉन, पॉलीएमाइड, इथाइलॉन, प्रोलीन, पॉलीप्रोपाइलिन। इसको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया बिकॉज इट इज़ ब्लू इन कलर। इसमें एक खास बात क्या है, देयर इज़ मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो इसे हम यूज़ करते हैं एक तो हर्नियोप्लास्टी मैश में, क्योंकि बाहर नहीं आने देगा ना हर्निया के कंटेंट्स को। सो हर्नियोप्लास्टी मैश में इसे यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए सूचर को। देन रेक्टस शीथ एंड वैस्कुलर रिपेयर, रेक्टस शीथ में भी स्ट्रेंथ चाहिए एंड वैस्कुलर रिपेयर में, क्योंकि वहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो हर्नियोप्लास्टी मैश, रेक्टस शीथ एंड वैस्कुलर रिपेयर। इसमें हमारे पास है होते हैं 204060 AFP, एओर्टा फेमोरल पोप्लीटियल। अगर हम वैस्कुलर रिपेयर करते हैं तो नंबर्स बताए हुए हैं 246 AFP। देन नोवाफिल, पॉलीब्यूटेस्टर, नोवाफिल इज पॉलीब्यूटेस्टर। देन पॉलीएस्टर एथीबॉन्ड, टेंडन रिपेयर, पॉलीएस्टर एथीबॉन्ड। ये याद रखना, ये एथीबॉन्ड है पॉलीएस्टर। नायलॉन क्या था, नाम से पता लग रहा है, इथाइलॉन। पॉलीएस्टर इज एथीबॉन्ड, ये टेंडन के रिपेयर के लिए होता है। देन नॉन एब्जॉर्बेबल नेचुरल में क्या आता है, सिल्क, ठीक है, सिल्क नेचुरल है। अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये हम कंफ्यूज होते हैं कि सिल्क कहीं सिंथेटिक तो नहीं, पर नहीं, सिल्क नेचुरल है और ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर फिक्सचर ऑफ ड्रेन्स टू द स्किन। अब इनमें से जो येलो मार्क्ड है एब्जॉर्बेबल में, एक तो कैटगट भी येलो मार्क्ड है नेचुरल, दूसरा एब्जॉर्बेबल में पहले दो सिंथेटिक, एब्जॉर्बेबल में पहले दो सिंथेटिक और एक कैटगट, दैट इज़ मोनोक्रिल, पीडीएस, कैटगट। और नॉन एब्जॉर्बेबल में मोस्टली जो सारे सिंथेटिक हैं, ठीक है, नाइलॉन, प्रोलीन, नोवाफिल, ये सब है मोनोफिलामेंट जो कि वीक है बट इनमें इन्फेक्शन का रिस्क कम है, ठीक है। बाकी जो बचे हुए हैं पॉलीफिलामेंट है। देन एक स्टील सूचर्स भी होते हैं जो हम स्टर्नोटमी वुंड क्लोजर पोस्ट CABG में करते हैं। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के बाद जो स्टर्नोटमी के लिए यूज़ होता है, स्टर्नम को जोड़ने के लिए, वो होते हैं स्टील सूचर्स, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दी सूचर्स। अब सूचर्स हम कैसे कैसे लगाते हैं, हमारे पास सिंपल कंटिन्यूस सूचर होता है जिसमें वो कंटिन्यूस हो रहा है और एंड में ये वो है, एंड में नॉट है। देन सिंपल इंटरप्टेड सूचर्स क्या है, वो हर एक के बाद नॉट है, ये सिंपल है पर इंटरप्टेड है। सब क्यूटिकुलर सूचर्स सीधे ही हैं, मोनोक्रिल से होते हैं, कॉस्मेटिकली बेटर होते हैं, ठीक है, ये स्किन की क्रीज पे लगाते हैं। देन हॉरिजॉन्टल मैट्रेस सूचर्स, देखो ये लेटे हुए हैं तो ऑब्वियसली पता लग रहा है हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल होते हैं ये, ठीक है। देन वर्टिकल मैट्रेस सूचर्स जो परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है। वर्टिकल मैट्रेस सूचर में इवर्जन ऑफ स्किन ज़्यादा होती है, तो इसे इवर्जन ज़्यादा होती है तो स्किन के लिए यूज़ करेंगे, नॉट फॉर बाउल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रेल सूचर में क्या है, लीस्ट कट थ्रू। मार्जिनी वर्जन किस में ज़्यादा होती है, वर्टिकल में मोर देन हॉरिजॉन्टल में। देन पर्स स्ट्रिंग सूचर्स, पर्स स्ट्रिंग सूचर्स में क्या है कि ये ऐसे ऐसे सूचर होते हैं जैसे हम पर्स की उसको खींचते हैं ना, वैसे ही लग जाते हैं, बट ये हम किस में करेंगे, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, ठीक है, हर्नियोटमी फॉर कंजेनिटल हाइड्रोसील, पेटेंट प्रोसेसेस वेजिनालिस जो भी है, बेरी एन्यूरिज्म नहीं, बेरी अपेंडिकुलर, छोड़ो इसे, ये 3 पॉइंट्स याद रखो, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, हर्नियोटमी फॉर कंजेनिटल हाइड्रोसील, रेक्टल प्रोलैप्स। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, हर्नियोटमी फॉर कंजेनिटल हाइड्रोसील, रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स की बात हुई है यहाँ पे, तो अभी इसको साथ में पढ़ लेते हैं। ये देखो रेक्टम में से प्रोलैप्स हो रहा है, तो ये होता है एक तो पेरिनियल और एक एब्डोमिनल। पेरिनियल में हम क्या करते हैं, टैड, और एब्डोमिनल में हम करते हैं रिप्स्टीन, रेक्टोपेक्सी और वेल्स। पेरिनियल के टैड, इसका निमोनिक याद रखो, टैड बिट टू इजी इज पेरिनियल, मतलब बेसिकली याद रखना है कि पेरिनियल में टैड होता है, तो इसके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थियर्श, एल्टमियर्स, डिलोर्मीज, ये सब नाम नहीं याद रखना, बट याद रखना रेक्टल प्रोलैप्स में टैड है। तो एब्डोमिनल में क्या है, रिप्स्टीन, रेक्टोपेक्सी और वेल्स। देन हमारे पास आता है जेनकिन्स रूल। जेनकिन्स रूल क्या होता है कि लेंथ ऑफ सूचर शुड बी 4 times द लेंथ ऑफ वुंड,
जितनी लेंथ ऑफ वुंड है सूचर की लेंथ कितनी होनी चाहिए 4 टाइम्स। एंगल ऑफ एंट्री ऑफ सूचर नीडल क्या होता है 90 डिग्री, और IM इंजेक्शन का भी 90 डिग्री। अगर वीरीज नीडल करनी है इंसर्ट तो उसका एंगल होता है हाफ 45 डिग्री लाइक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, और इंट्रोडर्मल इंजेक्शन का 10 to 15 डिग्रीज। देन एजेस शुड बी इवर्टेड, सूचर एक टाइम एजेस इन्वर्टेड होते हैं। बाइट ऑन ईच साइड जो है, अगर मान लो ईच साइड की जो बाइट है वो हम x ले रहे हैं तो डेप्थ कितनी होगी 2x बिटवीन 2 बाइट्स, डेप्थ नहीं सॉरी डिस्टेंस बिटवीन 2 बाइट्स कितने होगी 2x। तो जैसे अगर एक बाइट x पे ली तुमने, x डेप्थ पे ली, तो दोनों बाइट्स के बीच का डिस्टेंस 2x होगा। देन वीरीज नीडल दैट इज बेवेल्ड मार्जिन्स टू रिड्यूस ट्रॉमा, इसमें लेस रिस्क ऑफ बॉवल इंजरी होता है ये बिवेल्ड मार्जिन से, ताकि ट्रॉमा ना हो। इसे हम क्यों करते हैं, टू क्रिएट न्यूमोपेरिटोनियम फॉर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। सो वीरीज नीडल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में न्यूमोपेरिटोनियम बनाने का काम आती है। ठीक है। CO2 मोस्ट कॉमन फॉर इंसफलेशन, क्योंकि एक तो ये सॉल्यूबल है ब्लड में तो कोई एयर एम्बोलिज्म का रिस्क नहीं है। नॉन कंबस्टिबल है तो कॉटरी भी सेफली यूज हो सकती है। ओनली थियोरेटिकल रिस्क ऑफ हाइपर कार्बिया होता है, देयरफॉर अवॉइडेड इन COPD पेशेंट्स यूज रूम एयर। COPD का पेशेंट है तो रूम एयर, हीलियम, N2O ये सब यूज़ कर लो। देन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया जे रिफ्लेक्स का, कि पेरिटोनियल स्ट्रेचिंग होती है, CO2 के आने से पेरिटोनियम स्ट्रेच हो जाता है, विच में लीड टू ब्रैडीकार्डिया वाया जे रिफ्लेक्स। ठीक है। प्रेशर देखो CO2 में 15 to 20 mmHg प्रेशर है, एंड लेस देन 2 लीटर वॉल्यूम जो है वो देनी है। इसका एक अलग पेज भी है उसमें लैप्रोस्कोपिक का, जिसमें वो भी बताए हुए हैं लैप्रोस्कोपिक के पोर्ट्स वगैरह। मैं देखती हूँ अगर मेरे पास हुआ तो अभी कर लेते हैं साथ में। हाँ ये वाला ठीक है। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी लैप्रोस्कोपी, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये वीरीज नीडल के बारे में बताया कि वीरीज नीडल है, इसे हम 45 डिग्री पे इंसर्ट करेंगे टू क्रिएट न्यूमोपेरिटोनियम। क्लोज टेक्निक है, कहाँ कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, एक तो अम्बलाइकस पे, एक पामर्स पॉइंट पे, देखो पामर्स पॉइंट ये रहा, ठीक है, पामर्स पॉइंट पे, और एक जेन्स पॉइंट पे जो कि ये है पामर्स पॉइंट, पामर जेन पॉइंट इफ प्रायर हिस्ट्री ऑफ, ये हम अम्बलाइकस में कब नहीं करके पामर और जेन को प्रेफर कर रहे हैं। अगर तो पहले कोई हिस्ट्री ऑफ सर्जरी है, प्रायर सर्जरी या एडेशंस, तो हम अम्बलाइकस को छोड़ के इन दोनों पॉइंट्स में से कुछ लेंगे। ठीक है, क्लोज टेक्निक है। अब ये है कहाँ, पामर्स और जेन पॉइंट। जो पामर पॉइंट है ये देखो बीच में, दिस इज मिड क्लेविकुलर लाइन 3 सेंटीमीटर बिलो दी लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। और जेन्स पॉइंट क्या है, कहाँ है, हमने एंटीरियर सुपीरियर कील स्पाइन से शुरू करना है, वहाँ से 2.5 सेंटीमीटर मीडियल टू एंटीरियर सुपीरियर कील स्पाइन, और फिर ऊपर अम्बलाइकस के लेवल पे आ जाओ। तो जेन्स पॉइंट अम्बलाइकस के लेवल पे ही होता है। ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन 3 सेंटीमीटर बिलो लेफ्ट कोस्टल मार्जिन इज पामर्स पॉइंट, एंटीरियर सुपीरियर कील स्पाइन से 2.5 सेंटीमीटर मीडियल जाके देन कम टू लेवल ऑफ अम्बलाइकस इज जेन्स पॉइंट है। तो ये था क्लोज टेक्निक। अब आ गया ओपन टेक्निक में। क्या ओपन टेक्निक कौन सी होती है, हैसन्स टेक्निक। इसमें डायरेक्टली पंक्चर करते हैं और यूजिंग द ट्रोकार, इसमें तो सीधा ही ट्रोकार डाल के कर देते हैं ओपन टेक्निक में। देन कन्फर्मेशन ऑफ इंट्रापेरिटोनियल पोजीशन, कैसे पता लगता है कि नीडल डाल के इंट्रापेरिटोनियल पोजीशन में पहुंच गए हैं। सबसे पहले तो हम सलाइन पुश करके देखेंगे, अगर उसका फ्री फ्लो हो रहा है तो मतलब कि इंट्रापेरिटोनियल पोजीशन है। फिर उसको एस्पिरेट करके एयर बबल दिखने चाहिए। देन हैंगिंग ड्रॉप मेथड में ऐसे उसके ऊपर एक ड्रॉप रख के देखेंगे, अगर तो वो अंदर फटाफट से चली जाती है ड्रॉप, तो फिर वो नेगेटिव प्रेशर की वजह से, ठीक है, तो इंट्रापेरिटोनियल प्रेशर है। और दूसरा, जब इंट्रापेरिटोनियल प्रेशर में हम जाते हैं तो हमें 2 क्लिक्स आएंगी। ठीक है, एक मसल की, आई थिंक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस वगैरह जो भी मसल की, और दूसरा पेरिटोनियम की। तो 2 क्लिक्स आनी चाहिए। 2 ऐसे क्लिक्स का मतलब होता है कि वो एकदम से वो प्रेशर रिलीज होने का वो पॉइंट नहीं फील होता, तो वो 2 बार आना चाहिए। देन गैसेस हम कौन सी यूज़ करते हैं बताया, CO2, देन N2O या एयर, हीलियम। CO2 सॉल्युबल है, नॉन कंबस्टिबल है, और इसे हम COPD पेशेंट में अवॉइड करेंगे। आइडियल प्रेशर इज 12 to 15 mmHg, आइडियल वॉल्यूम इज 2 लीटर। जे रिफ्लेक्स में क्या होता है, ट्रांजिएंट डिक्रीज इन हार्ट रेट या हार्ट ब्लॉक ड्यू टू पेरिटोनियल स्ट्रेच। अब ये क्या हो रहा है, वर्किंग इंस्ट्रूमेंट और टेलीस्कोप, इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एजीमुथ एंगल। W और T के बीच में, वर्किंग और टेलीस्कोप के बीच में।
अगर दोनों ही वर्किंग वो हैं इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? मैनिपुलेशन, क्योंकि काम हो रहा है WWM, तो वर्किंग के बीच में मैनिपुलेशन, W को उल्टा कर दो M। देन हॉरिजॉन्टल और वर्किंग इंस्ट्रूमेंट के बीच के एंगल को बोलते हैं एलिवेशन एंगल, एजीमुथ, मैनिपुलेशन, एलिवेशन। देन SILS दैट इज सिंगल इंसिजन लूप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ठीक है, सिंगल इंसिजन लैप्रोस्कोपिक में क्या है? एक बड़ा सा इंसिजन करके देखो इसके अंदर से ही सब कुछ घुसाया हुआ है। 2 to 3 सेंटीमीटर का इंसिजन देते हैं एट दी अम्ब्लाइकस पे 2 to 3 सेंटीमीटर का इंसिजन देके ये सारा कुछ इसके अंदर से ही कर रहे हैं। देयर इज़ फास्टर रिकवरी, स्कार नहीं बनता, एंड पर इसमें बड़ा इंसिजन दे रहे हैं तो देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ इंसिजनल हर्निया। देन दिस इज डा विंसीज रोबोटिक सर्जरी। इसमें बंदा यहाँ बैठा है और यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी हो रही है, ये यहाँ से कंट्रोल कर रहा है। बेटर प्रिसीजन होती है इसकी, ट्रेमर रिडक्शन होगी, ऑब्वियसली इसका एडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज क्या है कि लॉस ऑफ टेक्टाइल फीडबैक नहीं है इसमें। डिग्री ऑफ फ्रीडम इन लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी कितनी होती है? लैप्रोस्कोपिक में 4 होती है, मूवमेंट्स अलाउड मतलब, और रोबोटिक सर्जरी में 7 होती है, एंडोरिस्ट मूवमेंट्स। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। देन फटाफट से इंस्ट्रूमेंट्स कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? ब्लेड्स हैं, इनके नंबर होते हैं। ठीक है, 10, 11, 12, 15 एंड 22। 10, 11, 12, 15, 22। 10 सबसे पहले है फॉर, सबसे पहले कट करेंगे स्किन एंड मसल कटिंग के लिए 10। 11 इज़ यूज फॉर आई, 1 से याद रखो आई, इंसिजन एंड ड्रेनेज। वैसे भी पॉइंटेड है, ये देखो ये 11 वाला पॉइंटेड है, दैट इज़ आर्टीरियोटमी और जो भी इंसिजन ड्रेनेज। 12 2 कर्व्ड होता है, तो 12 इज ऑल्सो कर्व, इट इज़ यूज फॉर सूचर रिमूवल। Then 15 it is used for precise incision and minor OT procedure. ठीक है, 10 suture या muscle cutting, 11 incision drainage, 12 suture removal, 15 precise incision या फिर minor OT procedures के लिए। 22 बड़ी सी नीडल, ये किसके, बड़ी सी ब्लेड सॉरी, ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? एब्डोमिनल इंसिजन के लिए। ब्लेड्स को हम किस पे रख के यूज़ करते हैं? BP हैंडल, दैट इज़ बार्ट पार्कर हैंडल। देन आगे सर्जिकल नॉट्स। सर्जिकल नॉट्स जो हैं इसमें देखो सबसे पहले होती है सर्जन्स नॉट। सर्जन्स नॉट में क्या होता है? एक साइड पे 4 वो हैं हमारे पास, 4 ऑन वन साइड और 2 ऑन वन साइड, मतलब 4 पर घुमाया हुआ है। ठीक है, सर्जन्स नॉट सिक्योर नॉट होती है, बेस्ट नॉट होती है, क्योंकि सर्जन क्या कर रहा है और सर्जन ही कर सकता है ये कि भी एक साइड 4 लगा दी उसने, किसी और के बस की बात नहीं है ये, 4 और 2। देन 2 होते हैं हमारे पास स्क्वायर या फिर रीफ नॉट और ग्रैनीज नॉट। ठीक है, स्क्वायर या फिर रीफ नॉट और ग्रैनीज नॉट। स्क्वायर नॉट या फिर रीफ नॉट सिक्योर नॉट होती है। ठीक है, ग्रैनीज नॉट जो होती है वो स्लिप कर जाती है और वो सिक्योर नहीं है, तो स्क्वायर और रीफ सिक्योर है। अब देखो इन दोनों में फ़र्क कैसे है? दोनों में 2-2 ईच है। ठीक है, 2-2 ईच थ्रोज हैं, पर इसमें ये टूवर्ड्स वन अनदर आ रही है। ठीक है, आगे भी दोनों एक साइड, पीछे भी दोनों एक साइड। इसमें क्या हो रहा है कि एक पीछे एक आगे, एक पीछे एक आगे। देखो ब्लू दोनों पीछे, पीच दोनों आगे। इसमें एक ब्लू आगे, एक ब्लू पीछे, एक ब्लू पीछे, एक ब्लू आगे, तो ये अवे फ्रॉम ईच अदर जा रही है, टूवर्ड्स ईच अदर। जो टूवर्ड्स ईच अदर जा रही हैं वो स्क्वायर या रीफ नॉट है, जो अवे जा रही हैं वो क्या है? ग्रैनीज नॉट। सो ग्रैनीज नॉट, अब ऐसा रखना है, इफ़ ग्रैनी स्लिप्स शी विल गो अवे फ्रॉम अस। ठीक है, तो अवे जा रही है, ग्रैनी स्लिप कर जाती है और वो सिक्योर नहीं है। देन अब हमें एक और है यहाँ पे, हाफ हिच और क्लोज्ड हाफ हिच। हाफ हिच में देखो सिंपल ये हाफ बना रहे हैं। क्लोज्ड हाफ हिच में क्या है कि ये एक तो जा रहा है पर एक बीच में से जा रहा है, हाफ जा रहा है। ठीक है, सो सिंपल 2 जब बना रहे हैं हम तो हाफ हिच और ऐसे क्लोज नहीं है, क्रॉस्ड है ये, क्रॉस्ड हाफ हिच, राइट। देन सूचरिंग वगैरह के लिए क्या क्या चाहिए वो वाला सामान है ये। ठीक है, सूचर किट में क्या क्या आता है? सबसे पहले नीडल होल्डर, नीडल को होल्ड करने के लिए। ठीक है, इसमें यहाँ पे ऐसे सेंटर में वो बना होता है
और स्ट्राइशन से होते हैं, लॉक होता है. सो दिस इज नीडल होल्डर. ठीक है. देन इज होल्ड द नीडल एट द जंक्शन ऑफ पोस्टीरियर 1/3 एंड एंटीरियर 2/3. जो पोस्टीरियर एंड होता है वहाँ से 1/3, आगे से 2/3. पोस्टीरियर 1/3 को स्वेज्ड एज भी एंड भी बोलते हैं. ठीक है. देन एडसन टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स होते हैं. ये जो टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स है इनका नाम एडसन है. ठीक है. देन सीजर्स होती हैं हमारे पास दो तरह की, एक शॉर्ट एंड थिक, एक लॉन्ग एंड स्लिम. शॉर्ट है, थिक का शॉर्ट नाम होएगा मेयो सीजर, लॉन्ग एंड स्लिम का लॉन्ग नाम होएगा मेडजेनबॉम या फिर लॉन्ग नेम वाली मेडजेनबॉम सीजर. ठीक है. देन नीडल आरबी, दैट इज राउंड बॉडी नीडल. ठीक है. जीरो क्रॉस सेक्शन, यूज्ड इन डेलिकेट स्ट्रक्चर्स लाइक बीज. आरबी नीडल होती है हमारे पास राउंड बॉडी नीडल, जिसे हम डेलिकेट स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि बॉवल, ब्लैडर, ब्लड वेसल, वाइल्ड डक्ट, इनमें. फिर एक होती है कटिंग और रिवर्स कटिंग नीडल, जिसे हम ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शंस में यूज़ करते हैं टफ स्ट्रक्चर जैसे कि स्किन, शीथ और फेशिया. देन देर आर वेरियस फोर्सेप्स इंस्ट्रूमेंट्स ही कंटिन्यूड हो रहे हैं. दिस इज केलीज हीमोस्टेटिक आर्टरी फोर्सेप्स. नॉर्मल हीमोस्टेटिक आर्टरी फोर्सेप्स हैं, इसमें लॉक होएगा, ट्रांसवर्स स्ट्राइशंस होएंगी, पर इसका नाम क्या है, कैलीज. ठीक है, कैली. देन दिस इज थोड़ा सा कर्व्ड आगे से विद ट्रांसवर्स स्ट्राइशंस लाइक दिस. मिक्सटर्स राइट एंगल्ड फोर्सेप्स, राइट एंगल है तो मिक्सटर्स राइट एंगल फोर्सेप्स. देन सिंगल टूथ है अगर और ट्रांसवर्स स्ट्राइशंस हैं, ट्रांसवर्स स्ट्राइशन के साथ साथ एक सिंगल टूथ भी है. दिस इज यूज फॉर हीमोस्टेसिस एंड ऑल्सो फॉर ARM इन गाइनी. ठीक है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. सो दिस इज कॉकर्स फोर्सेप्स. देन ये कर लेते हैं पहले, ये क्या है, ट्यूब होल्डिंग बैबकॉक्स फोर्सेप्स. आगे बना हुआ है ना ट्यूब होल्डिंग के लिए जगह. एंड दिस इज ऑब्वियसली वी नो दिस इज रैम्पली स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स. अब एक जो होती है जिसमें ये सब में ट्रांसवर्स स्ट्राइशंस थी, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइशंस हैं क्योंकि ये एट्रोमैटिक है. सो इट इज़ इंटेस्टाइनल क्लैम्प फॉर होल्डिंग दी बॉवल. ठीक है, बॉवल को पकड़ने के लिए हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइशंस वाला यूज़ करेंगे. देन अब दो फोर्सेप्स हैं जो LSCS में यूज़ होते हैं. ठीक है, ये जो मल्टीपल टीथ हैं जिसके वो एलिस है, तो एलिस के मल्टीपल टीथ हैं, याद रखो. ठीक है, दिस इज एलिस. और एक ग्रीन आर्मिटेज होता है जिसकी ट्रांसवर्स स्ट्राइशन है, जो थोड़ा आगे ट्राइंगल से शेप का बन जाता है. सो दीज बोथ ऑफ दीज आर यूज्ड इन LSCS, एलिस और ग्रीन आर्मिटेज. अब दो फोर्सेप्स है जिनमें लॉक नहीं होता, दैट इज एक ओवम फोर्सेप्स और डेसजार्डिन्स कोलिडोकोलिथोटमी फोर्सेप्स. CBD स्टोन के लिए ये नाम से पता लग रहा है, कोलिडोकोलिथोटमी. तो डेसजार्डिन्स को CBD स्टोन रिमूवल के लिए यूज़ करते हैं, आगे से ऐसे गोल गोल होता है. दो फोर्सेप्स हैं पर इनमें लॉक नहीं है. ये वाला ओवम ऐसा भी होता है और अब आजकल ऐसा ओवम आता है जिसकी शक्ल हमें पहचान है. ओवम फोर्सेस फॉर रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन को निकालने के लिए इन DNA. सो दीज वर दी फोर्सेप्स. नेक्स्ट है रिट्रैक्टर्स. अभी पढ़ा है थोड़ा सा ये. ठीक है, रिट्रैक्टर्स आ गए. रिट्रैक्टर्स हैं, एक तो सबसे पहले ये C है और Z है, जर्नीज रिट्रैक्टर जो Z शेप का होगा. देन ये वाला बड़ा सा रिट्रैक्टर, इसमें हम ऐसे D बना सकते हैं, तो डीवर्स रिट्रैक्टर. ये L बना सकते हैं इसमें. दिस इज लैगनबैग्स रिट्रैक्टर फॉर, इसमें नैरो ब्लेड होता है, लैगनबैग. अब ये भी L है, पर इसको अब याद रखना है कि अब इसका नैरो ब्लेड नहीं है, इसका वाइड ब्लेड है, तो इसका नाम क्या है, मॉरिसन्स रिट्रैक्टर. सो L शेप के दो हैं, पहले वाला तो नैरो ब्लेड वाला लैगनबैग्स है, देन वाइड है अगर तो फिर मॉरिसन्स रिट्रैक्टर है. ठीक है, मेटल. देन दिस इज डॉयंस रिट्रैक्टर फॉर ब्लैडर होल्डिंग इन LSCS, ये तो सबको पता ही होता है. अब ये इंटर्न पकड़ता है. ठीक है, इंटर्न को रिप्लेस करने के लिए इन्होंने कहा कि इंटर्न नहीं है अगर कोई 2 महीने, क्या करेंगे, फिर सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं बैल फोर्स. इसका नाम 4 क्यों है, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं इसके. बैल फोर्स सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर. देन ये क्या है, ये ऐसा गोल, ऐसे इमेजिन करो कि इसमें थायराइड रख के उसको रिट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो
और दोनों साइड पे लगाएंगे, ये 2 चाहिए होंगे, ठीक है इस पर, और ऊपर से सेल्फ रिटेनिंग भी है। सो दिस इज जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर दैट इज सेल्फ रिटेनिंग और 2 नीडेड है। देन आर मेस्टॉइड रिट्रैक्टर्स, मॉलिसन, जेनसन और परकिंस 3 है। मॉलिसन के नाम में देखो 8 लेटर्स आते हैं, MOLLISON, मॉलिसन। तो दोनों साइड में 4-4 वो बने होंगे ये टीथ से, 4 + 4 8 मॉलिसन। देन जेनसन में 6 आते हैं तो 3 + 3 जेनसन हो गया। परकिन में P बनाएंगे ऐसे, ठीक है। सो मॉलिसन 8, जेनसन 6, 3 each, परकिंस P, these are the mastoid retractors. देन बैग्स एंड ड्रेन्स। बैग्स एंड ड्रेन्स में क्या होता है, सबसे पहले देखो ओपन ड्रेन, इसकी शक्ल तो देखी होगी ऐसे, जो हमने देखा हुआ है, ठीक है। ये कोरुगेटेड रबर ड्रेन होता है, यूज्ड इन एब्सेस, जो मैंने केस देखा था ब्रेस्ट एब्सेस वाला, ठीक है। सो यूज्ड इन एब्सेस कैविटीज़, पर अब ये रेयरली यूज़ होता है बिकॉज इसकी डिसएडवांटेज क्या है, पस ड्रेन्स आउट एंड सोक्स द ड्रेसिंग, तो बार बार जो है वो ड्रेसिंग को चेंज करना पड़ता है। सो ये ओपन ड्रेन है। ये क्या है, एब्डोमिनल ड्रेन बैग, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव प्रेशर नहीं होता, नॉर्मल ड्रेन बैग है, जो जो निकलेगा इसमें चला जाएगा, कुछ ये स्पेशल नेगेटिव प्रेशर नहीं दे रहा, नॉर्मल एब्डोमिनल ड्रेन। देन ICD बैग है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। अब इन दोनों की फोटो में कैसे फ़र्क करना है, यहाँ पे हमारे पास एक लाइन होगी इसमें, ठीक है। ये लाइन क्या होती है, दिस इज़ अंडर वाटर सील लाइन। और ये और एडिक्वेसी ऑफ ट्यूब प्लेसमेंट कैसे चेक करते हैं, ऑसिलेटिंग वेव कॉलम से। देखो ये हमने अगर ICD प्लेसमेंट की, ठीक है, तो अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ से वापस, ये यहाँ से फ्लूइड निकले तो सही पर वापस ना जाए, तो इसलिए हमने इसको अंडर वाटर डाल दिया, ठीक है। कि अगर तो वापस जाने का प्रेशर आया तो ये सिर्फ एक तो बबल्स दिखेंगे हमें, ठीक है। दूसरा ये सिर्फ ऊपर थोड़ा सा जाएगा देन वापस आ जाएगा, वाटर कॉलम सा बना रहेगा, बट एयर अंदर वापस नहीं जाएगी, ठीक है। एयर नहीं जानी चाहिए, तो दिस प्रिवेंट्स एयर फ्रॉम गेटिंग सक्ड इन। ICD बैग, चेस्ट ड्रेन बैग, अंडर वाटर सील लाइन, एडिक्वेसी ऑफ ट्यूब प्लेसमेंट कैसे पता लगती है, ऑसिलेटिंग वेव कॉलम से। अगर तो बबलिंग होनी ठीक है, बट अगर एक्सेसिव बबलिंग हो रही है देन वी हैव टू सस्पेक्ट ब्रोंकोप्लूरल फिस्चुला। एक्सेसिव ब्लीडिंग में क्या करना है, ब्रोंकोप्लूरल फिस्चुला। देन ये भी ड्रेन्स हैं, ठीक है। ये क्या है, रोमोवैक, और ये क्या है, J से जैक्सन प्रैट। रोमोवैक, जैक्सन प्रैट, ये क्लोज्ड होते हैं और इनमें नेगेटिव प्रेशर होता है। ये सक्शन ड्रेन्स हैं, ये करते हैं सक्शन अंदर से, जो भी ऐप से ऐसे कुछ जो भी ड्रेन करना है। दिस वन जो लगा था लक्ष्मी को, हमें याद है, दिस वन इज़ रोमोवैक, इट इज़ यूज्ड इन थायराइड एंड ब्रेस्ट सर्जरी, और ये एब्डोमिनल सर्जरी, ठीक है। फ्लैट ट्यूब है इसके अंदर, तो ये एब्डोमिनल सर्जरी में जा रहा है। दीज आर क्लोज नेगेटिव प्रेशर सक्शन ड्रेन। देन लास्ट ये क्या है, ये एक साइड से पिक्टेल कैथेटर लगता है, बट अगर ये दोनों साइड से कर्व्ड है तो ये पिक्टेल कैथेटर नहीं होगा, ये DJ स्टेंट होगा, दैट इज यूज्ड इन यूरेटर, कि जब यूरेटर में डालते हैं, इंसर्टेड थ्रू सिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी करके ऐसे यूरेटर में जब डालते हैं। सो दिस इज DJ स्टेंट। फिर उसके बाद ये क्या है, एक साइड से कर्व पिक्टेल कैथेटर, यूज फॉर एब्सेस ड्रेनेज, है ना, एब्डोमिनल कुछ भी होगा तो हम ये डालते हैं। देन मैलेकॉट्स कैथेटर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बना हुआ है मैलेकॉट्स में, इसका सिर सा बना हुआ है। सो दिस इज सुप्राप्यूबिक कैथेटर फॉर थिक एब्सेस एंड सुप्राप्यूबिक सिस्टोटमीज। अगर एब्सेस कोई थिक है तो डाल सकते हैं मैलेकॉट, और ये इसका नाम मैलेकॉट याद रखना है, तो याद रखते हैं पिक्टेल, दिस इज मैलेकॉट, ठीक है। ये क्या है, शिल्डिंगनर्स टेक्निक टू पुट इट, इसकी टेक्निक है शिल्डिंगनर्स, नीडल डालेंगे, वायर डालेंगे, पिक्टेल डालेंगे, ठीक है। ये सब टेक्निक है, छोड़ो। देन केहर्स T ट्यूब, ये CBD एक्सप्लोरेशन में डलती है, ठीक है। सो CBD में डालने के लिए केहर्स ट्यूब, T ट्यूब बोलते हैं। देन हीमोस्टैटिक डिवाइसेस, सबसे पहले हम कॉटरी करते हैं, 2 तरह की होती है, मोनोपोलर कॉटरी और बाइपोलर कॉटरी, ठीक है। मोनोपोलर कॉटरी में क्या होता है कि एक तो सबसे पहले यहाँ पे येलो और ब्लू जो बना है, इसका क्या मतलब है, ब्लू का मतलब क्या होता है, ब्लू से ग्लू याद रखो, फॉर कोएगुलेटिंग, ठीक है। और येलो का मतलब कटिंग, येलो कट्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मोनोपोलर है तो एक साइड से करंट आ रहा है, ठीक है,
तो अब दूसरा वो करंट को ख़त्म करने के लिए हमें कॉटरी पैड लगाना पड़ता है, और इसमें हम NS और RL यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं। और डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करने से क्या हो जाता है, रिस्क ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, तो हम ग्लाइसिन 1.5, तो ग्लाइसिन और डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं, NS और RL यूज़ नहीं करना। ब्लू कोएगुलेट्स, ब्लू इज़ ग्लू, येलो कट्स, ये थर्मल ड्रेनेज होती है, इंटरफेयर्स विद कार्डियक कंडक्शन, राइट, मोनोपोलर। देन बाइपोलर में क्या है, अब हम इसमें NS और RL यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई कॉटरी पैड लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बाइपोलर है, पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है ये। लेकिन क्या है, ये कट नहीं करता, ये सिर्फ कोएगुलेट करता है। सेफ विद पेस मेकर, तो इसकी अच्छी बात है, ठीक है, वो कार्डियक कंडक्शन के साथ इंटरफेयर कर रहा था, ये सेफ है। इट कैन बी यूज नियर वाइटल स्ट्रक्चर्स एंड आर्टरीज वगैरह के आसपास भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई हमें खतरा नहीं है। सो बेसिकली बाइपोलर बेटर है ना, क्योंकि इसमें NS RL यूज़ हो सकता है, कॉटरी पैड लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो पेस मेकर्स के साथ भी सेफ़ है और वाइटल स्ट्रक्चर्स के आसपास भी सेफ़ है। ठीक है, अब करंट कैसा पास होता है इनमें, लो वोल्टेज कंटिन्यूस अगर करंट है तो वो कटिंग मोड में है, एक लो वोल्टेज और कंटिन्यूस करंट जा रहा है तो ये कटिंग मोड में है। अगर हाई वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा है एकदम से ज़्यादा, फिर रुका, फिर ज़्यादा ऑल्टरनेटिंग और हाई वोल्टेज है तो कोएगुलेशन मोड में है। लो वोल्टेज कंटिन्यूस, देखो हम सीजर ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यूस चलाते रहते हैं कटिंग मोड में, तो ऐसे याद रखो वो कटिंग होता है। हाई वोल्टेज और ऑल्टरनेटिव में कोएगुलेशन होती है। देन ये क्या हमारे पास, लाइगाशोर, हार्मोनिक स्कैल्पल और थंडर बीट। ठीक है, ये स्कैल्पल्स है। लाइगाशोर ये प्रेशर इंड्यूस हीट कोएगुलेशन कराता है, ठीक है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स वैस्कुलर सील के लिए। सो बेसिकली प्रेशर यूज़ करता है, ठीक है। हार्मोनिक स्कैल्पल ऑसिलेशन इंड्यूस हीट कोएगुलेशन कराता है, सो ये ऑसिलेशन पे डिपेंड करता है। जो थंडर बीट है वो दोनों चीज़ें यूज़ करेगा, प्रेशर दैट इज़ RF वेव्स और ऑसिलेशन दोनों, ये सब हीट कोएगुलेशन कराते हैं। लाइगाशोर यूजेस कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रेशर टू कट एंड कोएगुलेट बॉडी टिश्यू। चलो बस ये देखो, स्ट्रेट वाला लाइगाशोर है, थोड़ा सा ये वो है हार्मोनिक है, और ये थंडर बीट है। देन ये क्या है, अजीब सा कुसा, व्हाट इज कुसा, कैविटेटरी अल्ट्रासाउंड सर्जिकल एस्पिरेटर टिश्यू डायसेक्शन के लिए, ठीक है। सो कैविटी में जाके अल्ट्रासाउंड करके एस्पिरेट कर रहा है, टिश्यू को डिस्ट्रक्शन कर रहा है। देन ये क्या है, हमारे पास स्टेपलर्स हैं, सर्जिकल स्टेपलर्स, ये लीनियर स्टेपलर्स हैं, ठीक है, और ये हैं सर्कुलर स्टेपलर्स। सर्कुलर स्टेपलर्स को सबसे पहले हम एक ही जगह यूज़ करते हैं, कौन सी, हीमरॉइड्स। लीनियर स्टेपलर्स को हम जेंकर्स डाइवर्टिकुलर, बॉबल एनास्टोमोसिस और स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में यूज़ कर सकते हैं। जेंकर्स डाइवर्टिकुलम, बॉबल एनास्टोमोसिस और स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, ठीक है। बॉबल एनास्टोमोसिस में जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है वो सबम्यूकोसा होती है। इन्वर्टेड एजेस सूचरिंग, सिंगल लेयर, 2 लेयर यूजिंग स्टेपलर्स, राइट। ये जेंकर्स डाइवर्टिकुलम, सर्कुलर स्टेपलर, हीमरॉइड्स। देन सर्जिकल सेफली चेकलिस्ट, ठीक है। सबसे पहले OT जोन्स करते हैं, हमारे पास 4 OT जोन्स होते हैं, ठीक है। जोन 1, 2 एंड 3। 1 से स्टार्ट करना है, जो कि प्रोटेक्टिव रिसेप्शन। देखो ऐसे याद रखो कि जब हम OT में जाते हैं सबसे पहले हम कहाँ पहुँचते हैं, रिसेप्शन पे जाकर पूछते हैं ना, तो जो प्रोटेक्टिव रिसेप्शन, वेटिंग या ट्रॉली वे या फिर चेंज रूम्स होते हैं वहीं पे जाते हैं हम सबसे पहले, तो दैट इज़ जोन 1, ठीक है। फिर उसके बाद हम जोन 2 में जाते हैं, जहाँ पे वो पेशेंट को बिठा के प्री ऑप चेकिंग हो रही होती है, तो वो क्लीन एरिया, जहाँ प्री ऑपरेटिव रिकवरी या प्लास्टर रूम या स्टाफ लॉन्जेस एक्सेट्रा होते हैं, वो क्लीन में आ गए। देन जोन 3 जो हम अंदर मेन ऑपरेटिंग रूम में जाते हैं, वो स्टेराइल एरिया होता है और एनेस्थीसिया टूम होता है। देन जोन 4, अब आके वापस ऑपरेशन करके क्या करना है, अपने डर्टी यूटिलिटी लिनन वगैरह को फेंकना है, ठीक है, डिस्पोज करना है। सो ये जोन 4 हो गया डिस्पोजल एरिया, जहाँ डर्टी यूटिलिटी के डिस्पोजल कॉरिडोर है, ठीक है। तो इसको उसी ऑर्डर में याद रखना है, जैसे हम जाते हैं पहले रिसेप्शन पे जाते हैं, फिर प्री ऑप वगैरह क्लीन एरिया में जाते हैं, बैठते हैं स्टाफ लॉन्ज में, ठीक है, वेट करते हैं जहाँ। देन जोन 3 स्टेराइल एरिया में जाते हैं। देन जोन 4 डिस्पोजल में जाते हैं। सर्जिकल सेफली चेकलिस्ट में हमारे पास क्या 3 चीज़ें होती हैं। पहले बंदा साइन इन करेगा, ठीक है, वेबसाइट पे जाके भी देखो, पहले वो साइन इन करता है, ठीक है, फिर उसके बाद उसका टाइम आउट हो जाता है,
कुछ भी करने का, देन साइन आउट करता है। तो टाइम इन कुछ नहीं है, टाइम इन कुछ नहीं होता, साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट। साइन इन क्या होता है? बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, अभी एनेस्थीसिया नहीं किया, ठीक है, इसमें नर्स और एनेस्थेटिस्ट दोनों होते हैं। देन टाइम आउट इज बिफोर स्किन इंसिजन, अब नर्स, एनेस्थेटिक और सर्जन सब होंगे। ये इंडक्शन के बाद और इंसिजन देने से पहले तक का टाइम हो गया टाइम आउट। देन अब ऑपरेशन हो रहा है, बिफोर द पेशेंट लीव्स द ऑपरेटिंग रूम, तब क्या होता है? साइन आउट। साइन इन में क्या क्या हो रहा है? पेशेंट की कंफर्म करनी है आइडेंटिटी, साइट, प्रोसीजर, कंसेंट, ठीक है, साइट मार्क करनी है अगर ऑपरेशन करना है उस पर। देन एनेस्थीसिया सेफ्टी चेकलिस्ट कंप्लीट होती है, पल्स ऑक्सीमेट्री और ये सब फंक्शनिंग चेक करते हैं। डज अ पेशेंट हैव एनी एलर्जी, कोई डिफ़िकल्ट एयरवे, कोई रिस्क है 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस का, ये सब चीज़ें नर्स और एनेस्थेटिस्ट मिलके पहले चेक कर लेते हैं। दैट इज ड्यूरिंग साइन इन। देन टाइम आउट के टाइम पे क्या होता है कि कंफर्म करो, ऑल टीम मेंबर्स इंट्रोड्यूस करो एक अपने रोल से और नाम से। सर्जन, एनेस्थीसिया प्रोफेशनल एंड नर्स वर्बली कंफर्म द पेशेंट, साइट एंड प्रोसीजर। एंटिसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट्स जो हैं वो बताते हैं। और अब पूछेंगे कि एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस दे दी है कि नहीं इन लास्ट 60 मिनट्स। तो एक तो ये याद रखना है कि एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस कितनी देर पहले देनी है। अगर क्वेश्चन आया 1 दिन पहले, 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले, तो वो 60 मिनट्स पहले देते हैं, दैट इज़ 1 आवर, अप्रॉक्सीमेटली 30 to 60 मिनट्स प्रायर। तो कंफर्म करते हैं कि हाँ जी दे दी थी, तो ये कंफर्मेशन साइन इन में नहीं टाइम आउट में होएगा, ठीक है। अंदर सेफाजोलिन देते हैं मोस्टली। देन साइन आउट में क्या होगा? नर्स वर्बली कन्फर्म्स द टीम कि हाँ नेम ऑफ द प्रोसीजर हमने जो किया वो ये था। इंस्ट्रूमेंट, स्पॉन्ज काउंट वगैरह करेक्ट है या नहीं देखेंगे, कुछ रह तो नहीं गया। हाउ द स्पेसिमेन इज़ लेबल्ड, जो स्पेसिमेन निकाला होता है उसकी लेबलिंग चेक करेंगे। फर्स्ट सर्जन, एनेस्थीसिया प्रोफेशनल जो है वो रिव्यू करते हैं, की कंसर्न्स फॉर रिकवरी और मैनेजमेंट के लिए जो भी डिस्कशन करनी होती है वो करेंगे, ठीक है। देन ओटी पोजीशंस, मोस्ट कॉमन ओटी पोजीशन सुपाइन होएगी जो हम लेट के नॉर्मली एब्डोमिनल और ब्रेस्ट सर्जरी के लिए। देन ट्रेंडेलनबर्ग में क्या होता है? सिर नीचे टांग ऊपर, ट्रेंडेलनबर्ग ट से है ना, तो टांग ऊपर, इसे हम पेल्विक सर्जरी में करेंगे। देन रिवर्स ट्रेंडेलनबर्ग, सिर ऊपर टांग नीचे, ये अपर एब्डोमिनल सर्जरी, और जैसे कि लैब कोली वगैरह में रिवर्स ट्रेंडेलनबर्ग होता है। देन लिथोटमी ऑब्स गायनियोलॉजी के लिए होता है, इट कैन लीड टू कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी, फ्लैग्स आर नॉट प्रॉपरली सपोर्टेड, तो इसमें क्या होती है? कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी। देन लेटरल या फिर किडनी पोजीशन में कब करते हैं? जैसे कि कोई किडनी सर्जरी हो या थोरैकोटमी, ठीक है, तो लेटरल को साइड को लिटा देंगे, पर क्योंकि लेटरल साइड को लिटा के उसकी बाजुएं बिल्कुल सीधी को रहती हैं ताकि बीच में ऑब्स्ट्रक्ट ना करे वो, तो बाजुएं सीधी करते हुए क्या हो सकता है? कैन लीड टू ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी ड्यू टू हाइपर एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स। प्रोन पोजीशन उल्टा, ऑब्वियसली स्पाइनल सर्जरी, पाइलोनिडल साइनस सर्जरी में। देन सिटिंग या फाउलर्स पोजीशन, ये हम बैठे हुए कब करेंगे? जब सिर की सर्जरी करनी है। पोस्ट क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा प्रोसीजर्स अगर करने हैं, इसमें बेटर एक्सपोजर और ब्लडलेस फील्ड मिलती है, पर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि सिटिंग पोजीशन में सबसे ज़्यादा चांस होता है एयर एम्बोलिज्म का। एयर एम्बोलिज्म में क्या है? 50 to 100 cc ऑफ एयर गेट्स सक्ड इनटू द वेन्स ड्यूरिंग थायराइड हेड एंड नेक सर्जरी। तो वेन नीक करी, तो बंदा अगर ऑपरेट कर रहा है सिटिंग पोजीशन में, तो फिर वो सडन डीसैचुरेशन आने लग जाती है। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है? अगर केस में दिया हुआ है सडन डीसैचुरेशन होगी, तो इसकी मैनेजमेंट फटाफट से क्या करते हैं? हम पेशेंट को ड्यूरेंट्स पोजीशन में डालते हैं। ड्यूरेंट्स पोजीशन में क्या है? मतलब इसका लेफ्ट लेटरल पोजीशन में डालेंगे उसको, राइट साइड अप, ठीक है, लेफ्ट लेटरल में डालेंगे, राइट साइड अप ऑब्वियसली, और लेग्स को भी अप कर देंगे। सिग्निफिकेंस क्या है? इससे एयर जो है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में रहती है, तो उससे हम इजी एस्पिरेशन कर सकते हैं इमेज गाइडेड इस एम्बोलिस का, राइट। देन पोस्ट ऑफ फीवर, पोस्ट ऑफ फीवर टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि कब कब हो सकता है, ठीक है। अगर तो एक तो ये एनी टाइम सबसे पहले निमोनिक करो। वंडर ड्रग्स खाए बंदे ने, ठीक है, अब उसको खुली हवा में जाना है, विंड, अब उसको पानी पीना है, वाटर, अब उसे चलना है, वॉक करते करते वो फॉल कर गया तो उसे वूंड लग गई, चोट लग गई। वंडर ड्रग्स, विंड, वाटर, वॉक, वूंड। सबसे पहले है कि अगर फीवर एनी टाइम हो सकता है, किस केस में? अगर कोई ड्रग रिएक्शन है या मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है, तो वंडर ड्रग से, ड्रग रिएक्शन और मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया से कभी भी फीवर हो सकता है। देन पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 to 3। नेक्स्ट क्या है? विंड। ये किस में होगा? मोस्ट कॉमन ऑन डे 1 एटेलेक्टेसिस से। इसमें हम क्या करते हैं?
इंसेंटिव स्पायरोमेट्री देते हैं उससे और उसे अर्ली मोबिलाइजेशन एनकरेज करेंगे और एंटीबायोटिक्स देंगे। ये इंसेंटिव स्पायरोमेट्री है ना कि इन तीनों वॉल्स को ऊपर लेके जाना है, ये उसे हम हर ऑपरेशन के बाद बंदे को देते हैं। सो दिस इज़ वंडर ड्रग्स, विंड, मोस्ट कॉमन ऑन डे 1 एटिलेक्टेसिस, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री प्रिवेंशन के लिए, अर्ली मोबिलाइजेशन और एंटीबायोटिक्स। देन विंड के बाद वाटर पीना उसने, ठीक है। सो पोस्ट ऑफ डे 3 to 4 में, अब ये डेज हैं, ठीक है, 3-4 दिन बाद जाके अगर उसको फीवर हो रहा है तो वी विल सस्पेक्ट मोस्ट कॉमन कॉजेज UTI वाटर। इसमें हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म फोलीज यूज़ करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं यूज़ करना। देन वॉकिंग है तो पोस्ट ऑपरेटिव डे 4 और 5 में क्या हो जाएगा, DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसके लिए भी हम अर्ली मोबिलाइजेशन, लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन्स और सिक्वेंशियल कंप्रेशन स्टॉक्स देते हैं, ठीक है। ये इंटरमिटेंट न्यूमैटिक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स दी हुई है बंदे को, इससे इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये जो पूरी है, पूरी बॉडी पे ऑलमोस्ट, और ऊपर से इस पर नंबर्स लिखे हैं, नंबरिंग 1 2 3 4, ये क्या है, मिलिट्री एंटी शॉक गारमेंट, दोनों अलग हैं। ये तो आई थिंक हम इंजरी वगैरह में करते हैं, इमोबिलाइजेशन के लिए यूज़, और ये DVT को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। चलो, विंड हो गया, वाटर हो गया, वॉक हो गया, वॉक करते करते फॉल हो गया, तो वूंड हो गया। तो जब पोस्ट ऑफ डे 7+ हो जाए तो फिर वो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है, कोई अब्सेस बन सकती है, कोई कलेक्शन बन सकती है। तो इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं कि तुम टाइमली ड्रेसिंग चेंज करते रहो और एंटीबायोटिक्स दो। अब ये कन्फ्यूजन रहती है, हम अभी तो पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन में अगर आएगा कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हुई तो हमें लगता है वो सर्जरी के थोड़े टाइम बाद ही होगी। नो, ये देखो, ये लास्ट में, ये पोस्ट ऑपरेटिव डे 7+ में आ रही है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ठीक है। अब सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें होता क्या है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो होती है वो विदिन 30 days ऑफ सर्जरी होती है, लेकिन अगर इम्प्लांट की बात है तो विदिन 1 year का टाइम दिया है। कितना बड़ा टाइम दिया हुआ है कि इम्प्लांट अगर डाला है तो 1 year तक सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। एक सेकेंड बस मुझे दो। हाँ, तो SSR सॉरी कह रही हूँ, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन विदिन 30 days ऑफ सर्जरी और 1 year ऑफ इम्प्लांट होता है, ठीक है। बर्स्ट एब्डोमेन क्या होता है, बर्स्ट एब्डोमेन, ऐसे एब्डोमेन बर्स्ट कर गया ऑन डे 6, ठीक है। इसमें याद रखना है ये पोस्ट ऑफ डे 6 में हो रहा है। इसमें क्या होता है, रेक्टस शीथ वूंड जो है वो ओपन अप कर जाती है। तो हम, इसका पैथोग्नोमिक साइन है कि वी विल सी सैल्मन कलर्ड सिरोसैंजिनस फ्लूइड। एंड मैनेजमेंट इसका क्या है, हम एकदम से पहले इसको बंद करने के लिए बेगोटा बैग या यूरो बैग लेप्रोटमी करेंगे, लेप्रोस्टमी जो भी करेंगे, लेप्रोस्टमी। देन डेफिनेटिव में रेक्टस शीथ की सूचरिंग करेंगे। सो रिस्क फैक्टर्स का क्या है, कब होगा, जब मिड लाइन इंसिजन होगी, कोई इमरजेंसी सर्जरी हुई थी, या कंटिन्यूस सूचर्स लगाए थे कि एक खुला सारे खुल गए, ठीक है, लार्ज वाइट थी उन सूचर्स में, और या फिर शॉर्ट थ्रेड यूज़ हुई थी। सो मिड लाइन इंसिजन, इमरजेंसी सर्जरी, कंटिन्यूस सूचर्स, लार्ज बाइट, शॉर्ट थ्रेड, इन सब की वजह से बर्स्ट एब्डोमेन हो सकता है, और इसमें बेगोटा बैग या यूरो बैग लेप्रोस्टमी करते हैं। देन डेफिनेटिव, इसमें हमें सैल्मन कलर्ड सिरोसैंजिनस फ्लूइड दिख रहा है। सैल्मन कलर्ड से और क्या क्या आता है, एक तो सैल्मन कलर्ड बर्स्ट एब्डोमेन में होता है, दूसरा ओटोस्क्लेरोसिस में होता है, आई कह रही हूँ, ENT में, ईयर में। देन सैल्मन कलर्ड कॉन्गो रेड इन अमाइलॉइड में भी सैल्मन कलर्ड होता है। देन इंट्रा एब्डोमिनल मास, नॉट मास एग्जैक्टली, वी कैन से इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस, ठीक है। मोस्ट कॉमन अगर तो सुपाइन है तो क्या होगी, मोस्ट कॉमन साइट हिपैटोरीनल पाउच, मॉरिसन्स, ठीक है। हिपैटोरीनल पाउच में, मॉरिसन्स में इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस, सुपाइन में। अगर ओवरऑल एम्बुलेटरी है, अगर तो लेटा हुआ बंदा तो हिपैटोरीनल पाउच। अगर नॉर्मली पूछा जाए, कुछ ना बताए कि भी सुपाइन है क्या है, और बंदा चल फिर रहा है, तो पेल्विस या पाउच ऑफ डगलस में, ठीक है, एब्सेस बन सकती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस CECT, एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, इसमें पिगटेल ड्रेनेज करेंगे हम, ठीक है। एब्सेस है, कोई भी इंट्राएब्डोमिनल एब्सेस है, पिगटेल इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। देन वी हैव एसेप्सिस स्कोर, ठीक है। एसेप्सिस स्कोर में क्या है क्राइटेरिया, ए से क्या आएगा, कोई एडिशनल ट्रीटमेंट, एस से सीरस डिस्चार्ज हुआ है, कोई एडिशनल ट्रीटमेंट है, सीरस डिस्चार्ज है, ई से सिंपल एरिदमा, देन प्यूरुलेंट एक्सुडेट, देन सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यू। देखिए इसमें इतना, ये तो ए सेप्सिस से तो ऑर्डर याद रह रहा है, एक याद रखो कि इसमें ई से क्या है, एरिदमा हुआ, कोई चोट लगी क्या होगी, एरिदमा, फिर वहाँ से क्या होगा, सीरस डिस्चार्ज और प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, ठीक है। देन वो सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यूज। देन आई से आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, इंड्यूरेशन कुछ नहीं करना, बैक्टीरिया आइसोलेट करना है।
और फिर स्टे इन द हॉस्पिटल प्रोलॉन्ग्ड ओवर 14 days। ठीक है, सो ये है एसेप्सिस स्कोर SSI के लिए कि हमें कोई एडिशनल ट्रीटमेंट देना पड़ा, कोई सीरियस डिस्चार्ज था, एदमा हुआ, प्यूरुलेंट एक्सुडेट्स हुए, सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यू, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, स्टे इन हॉस्पिटल प्रोलॉन्ग्ड ओवर 14 days। देन साउथहैम्पटन्स वुंड ग्रेडिंग स्कोर। साउथहैम्पटन्स वुंड ग्रेडिंग स्कोर में क्या होता है, ग्रेड 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 0 में कुछ नहीं है कि जब नॉर्मल हीलिंग हो रही है। ठीक है, 1 में नॉर्मल हीलिंग हुई बट देर इज सम ब्रूजिंग और एडिमा। देन 2 में ब्रूजिंग और एडिमा ठीक है, प्लस साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है। 3 में क्या है, डिस्चार्ज आ गया, कोई क्लियर या हीमोसीरस डिस्चार्ज है। 4 में पस है, पस बन गई अब। 5 में क्या है, डीप और सीवियर वुंड इन्फेक्शन विदाउट टिश्यू ब्रेक डाउन, दैट इज हेमाटोमा रिक्वायरिंग। अब डीप और वुंड इन्फेक्शन होगी, सीवियर वुंड इन्फेक्शन। सो 0 में नॉर्मल हीलिंग है, 1 में क्या है, माइल्ड ब्रूजिंग एरिथमा, 2 में साइंस ऑफ 2 याद रखो क्या आ गए, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। 3 में क्लियर और हीमोसीरस डिस्चार्ज, 4 में पस, 5 में सीवियर हो गया ये। देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सर्जरी। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्जरी में क्या होता है, सबसे पहले तो अगर कोई 1, 2, 3, 4, ठीक है, पहले तो 1 क्या होता है याद रखो, 1 होएगी सबसे ज़्यादा साफ सर्जरी, ठीक है, क्लीन सर्जरी, और 4 होएगी सबसे डर्टी सर्जरी। तो मैं 4 से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ग्रॉस प्यूरुलेंस और एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन है अगर, परफोरेटेड विसरा है मोर देन 4 hours ओल्ड, ट्रोमेटिक वूंड मोर देन 4 hours, पेनिट्रेटिंग इंजरी मोर देन 4 hours। तो 4 घंटे अगर उसको पेनिट्रेटिंग, ट्रॉमा, परफोरेशन, कोई एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन ये सब है तो वो एक डर्टी या इन्फेक्टेड सर्जरी है। तो उसको हम जैसे कि एब्सेस हो गया, ठीक है, कोई परफोरेटेड बॉवल है, इमरजेंसी में आया है केस, 4 घंटे बाद ऑपरेट हो रहा है उसका, तो दैट इज़ क्लास 4 डर्टी या इन्फेक्टेड। अगर ये सब कुछ नहीं है तो हम देखेंगे कि अगर तो कोई एक्यूट नॉन प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, कोई अनप्लान्ड एंट्रेंस करनी पड़ी, ठीक है, सर्जरी में प्लान नहीं था बट देर इज सम अनप्लान्ड एंट्रेंस इनटू GI-GU या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देर इज़ मेजर ब्रेक इन स्टेराइल टेक्निक, जैसे किसी ने कुछ टच कर दिया, किसी इंटर्न ने कुछ टच कर दिया, ठीक है, अगर ये सब है तो वो क्लास 3 में आ जाएगी, कंटेमिनेटेड। तभी वो लोग कहते हैं भी टच ना करो, हमें गुस्सा करते हैं सर्जन्स कि वैसे उनके क्लास 2 होनी थी, ठीक है, पर उसको उठा के तुम क्लास 3 में ले आओगे, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। क्लास 3 में है अनप्लान्ड एंट्रेंस, मेजर ब्रेक इन स्टेराइल टेक्निक, कोई नॉन प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन है, तो क्लास 3 कंटामिनेटेड। इसका एग्जांपल है देयर इज़ नॉन स्टेराइल डेब्रिस इन फील्ड, कोई ओपन कार्डियक मसाज भी इसमें आएगी क्योंकि वो प्लान्ड नहीं होती, ठीक है, वो अनप्लान्ड ही होती है। देन कंट्रोल्ड या इलेक्टिव है अगर GI-GU रेस्पिरेटरी, तो फिर वो क्लीन कंटेमिनेटेड, वो कंटेमिनेटेड पर बंदा क्योंकि प्लान्ड है पहले से ही पता, तो वो क्लीन लेकर चलेगा ना। सो 2C आएंगे उसमें, क्लास 2 में 2C आएंगे क्लीन कंटेमिनेटेड, जैसे कि हिस्टेरेक्टमी, रोबेक्टमी, लारिंजेक्टमी, टर, पेलेसी, ऐसे सब कुछ। देन अगर ये भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, तो क्लास 1 क्लीन, ठीक है। इसमें कैसे होता है, जैसे अगर GI-GU जो उसमें नहीं जाना, सिंपल छोटी छोटी सर्जरीज है जैसे कि मेस्टेक्टमी, हर्निया रिपेयर, ठीक है, थायराइडेक्टमी, TKR, THR, टोटल हिप रिप्लेसमेंट है, CABG है, ठीक है। तो पर अगर इम्प्लांट डालना है तो एंटीबायोटिक दो, मतलब वैसे मैं भी बताऊंगी, पहले देखो कि इनमें रिस्क क्या होता है। 2 से 20 की बात है, इसमें लेस देन 2% ऑफ SSI का रिस्क है, 2 to 10, 10 to 20, मोर देन 20। अगर हम एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस दे देंगे तो ये कितना होगा, लेस देन 2 जो है वो लेस देन 2 ही रहेगा, उसके बाद 3 कटेगा, 3, 6, 9। अब देखो रिस्क 20% से 9% हो रहा है एंटीबायोटिक देने से, तो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक देंगे। पर लास्ट वाली जो मतलब लास्ट इन द सेंस जो फर्स्ट लास्ट 1 क्लीन है, उसमें लेस देन 2% रिस्क रह रहा है, अभी भी लेस देन 2% रिस्क रह रहा है, तो इसमें देर इज़ नो नीड टू गिव एनी एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस। पर अगर इम्प्लांट डाला है तो तुम दोगे एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस। और अब OT लिस्ट जब बनती है इलेक्टिव, तो उसमें पहले क्लीन केसेस लिए जाते हैं और फिर बाद में कंटेमिनेटेड केसेस, अगर इलेक्टिव बन रही है। अगर इमरजेंसी है तो अलग बात है। देन एक और पॉइंट है बस इसमें लास्ट, दैट इज़ ये ERAS प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्री ऑप, इंट्रा ऑप और पोस्ट ऑप क्या करना है। प्री ऑप में
हम इसमें चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बंदा बेटर हो ईरास प्रोटोकॉल में, ठीक है, अर्ली रिकवरी वगैरह। तो प्री ऑप में नो प्रोलॉन्ग फास्टिंग, सॉलिड्स की 6 आवर रखनी है और क्लियर लिक्विड्स की 2 आवर। वैसे सॉलिड्स की 8 आवर होती है, पर अगर पूछा है ईरास के अकॉर्डिंग बताओ तो सॉलिड 6 आवर्स के लिए नहीं रहने। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करते हैं हम नाइट प्रायर टू द सर्जरी, और कोई बॉवल प्रेप करने की ज़रूरत नहीं है। देन इंट्रॉप में क्या करेंगे, मिनिमल एक्सेस लेना है पहली बात तो, मेंटेनेंस फ्लूइड्स देने हैं, नॉर्मोथर्मिया टेम्परेचर नॉर्मल रखना है। पोस्ट ऑप नोजिया वॉमिटिंग अगर है तो हम 2 क्लासेस ऑफ ड्रग्स देंगे, जैसे कि ऑन्डेंसेट्रॉन और स्टेरॉइड्स, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग एल ब्यूपीविकैन या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना है हमने इंट्रॉप। पोस्ट ऑप में क्या करना है, सब कुछ नेचुरल रखना है। अर्ली फीडिंग स्टार्ट कर दो विद इन 24 आवर्स, अर्ली एम्बुलेशन स्टार्ट कर दो, आईवी फ्लूइड्स डिसकंटिन्यू कर दो, मल्टी मोडल एनाल्जेसिया दे दो, ओपियोइड स्पेयरिंग, ठीक है। देन अर्ली कैथेटर रिमूवल हो गया, ठीक है। सो दिस ये तो हमने कर ही लिया सब। लेस देन 2, 2 to 10, 10 to 20, मोर देन 20, लेस देन 2, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, क्लीन, कंटामिनेटेड, डर्टी, इन्फेक्टेड। सो दिस वॉज ऑल दी बेस, मतलब जनरल सर्जरी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।